तारीख 15 मई पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आईएसआई एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद फरहाद शाह को अगवा कर लेती है। मामला था आज़ाद कश्मीर में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर फरहाद द्वारा की जा रही रिपोर्टिंग का। गिरफ्तारी का यह मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पाकिस्तान सरकार को फरहाद को कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हैं। अपनी फजीहत होती देख पाकिस्तान सरकार पूरा केस ही पलट देती है और सरकारी वकील कोर्ट में कुछ ऐसा कह देता है कि यह पूरा मामला ह्यूमन राइट्स की डिबेट से हटकर इंडिया पाकिस्तान पर आकर खड़ा हो जाता है। असल में सरकार कोर्ट को बताती है कि अहमद फरहाद की गिरफ्तारी आज़ाद कश्मीर में हुई है, जो एक फॉरेन टेरिटरी है। इस एक बयान से पाकिस्तान ने लीगल तौर पर यह मान लिया कि आज़ाद कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है और भारत का आज़ाद कश्मीर पर जो क्लेम है वो इस बयान से पुख्ता हो जाता है। लेकिन हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? ये कहानी इसलिए कि पिछले कुछ वक्त से एक तरफ पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में भी अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक पीओके को लेकर अपने बयान जारी कर चुके हैं। भाजपा के एक मंत्री प्रताप राव जाधव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा की सीटें 400 पार होती तो भारत के लिए पीओके और अक्साई चिन्ह को वापस लेना संभव हो जाता। तो आज किस्सा अनकट पर हम बताएंगे आपको पीओके की पूरी कहानी। आखिर कैसे जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पीओके में शामिल आज़ाद कश्मीर क्षेत्र और गिलगिट बाल्तिस्तान जैसे इलाके कैसे अलग अलग हैं। कश्मीर का जो हिस्सा फिलहाल भारत के पास नहीं है उसकी जियोग्राफी को मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम सवाल पर भी चर्चा होगी कि क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट और ये किस्सा है भारत के अभिन्न अंग पीओके का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसे में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब आते हैं अपने किस्से पर। पीओके को समझने से पहले आपको कश्मीर के 500 साल पुराने इतिहास को जानना होगा। ऋषि कश्यप के नाम से बसी इस घाटी का इतिहास काफी प्राचीन है, लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से। उस वक्त कश्मीर पर मुगलों का राज था, लेकिन जब मुगलों का पतन हुआ तो कश्मीर पर पठानों का कब्जा हो गया और पठानों के वक्त को कश्मीर का सबसे डार्क पीरियड कहा जाता है। फिर 1814 में महाराजा रंजीत सिंह ने पठानों को हराया और ये पूरा क्षेत्र सिख अंपायर का हिस्सा बन गया। लेकिन सन 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद अंग्रेजों के हाथों सिखों की हार हुई और अमृतसर ट्रीटी के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह जामवाल को सौंप दिया, जिसके लिए गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 75 लाख नानकशाही रुपए भी चुकाए थे। बस यहीं से कश्मीर में डोगरा रूल की शुरुआत हुई। असल में गुलाब सिंह पहले से ही जम्मू के राजा थे और अब उन्होंने कश्मीर और लद्दाख को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया और इस तरह बनी जम्मू और कश्मीर रियासत। इस घटना के करीब 79 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा बने। ये वही हरि सिंह थे जिन्होंने आज़ादी के बाद कश्मीर का विलय भारत में कर दिया था। अब आगे की घटनाओं को समझने से पहले आपका मैप के जरिए ये समझना जरूरी है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में भारत, पाकिस्तान और चीन की क्या स्थिति है। मैप पर जिस एरिया को नंबर 1 और 7 लिखा गया है वो जम्मू कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत के एरिया में आते हैं। मैप पर नंबर 2 वाले एरिया पर नजर मारेंगे तो ये वो एरिया है जो भारत पाकिस्तान बनने से पहले ही अंग्रेजों द्वारा चीन को दे दिया गया था। लेकिन इसी के साथ जो 5 नंबर वाला एरिया है इसे 1963 में पाकिस्तान ने अवैध तरीके से चीन को सौंपा था। 6 नंबर वाला हिस्सा अक्साई चिन है जिसे 1962 की जंग में चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था।
लेकिन बाकी बचा एरिया जो नंबर 3 और 4 है, इसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है तो दूसरा हिस्सा यानी नंबर 4 आजाद कश्मीर कहलाता है। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है। अब आते हैं किस्से पर। आजाद कश्मीर की मुहिम राजा हरि सिंह के काल में ही भारत पाकिस्तान बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 1945 में पुंछ में आजाद कश्मीर का मुद्दा सबसे पहली बार उठाया। उस वक्त मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रही थी, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों से ही मतलब था। ऐसे में आजाद कश्मीर रेजोल्यूशन पास किया गया और महाराजा हरि सिंह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग की गई। असल में इस पार्टी का एक ही मकसद था कि कश्मीर को ना तो भारत के साथ मिलाया जाए और ना ही पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाद में ये मकसद भी बदल गया। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की एक मीटिंग होती है, जहां यह फैसला लिया जाता है कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहिए। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि सरदार इब्राहिम वही शख्स हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद कश्मीर वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था और वो आज़ाद कश्मीर के 13 साल तक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। खैर, भारत की आज़ादी के बाद महाराजा हरि सिंह कश्मीर का विलय ना तो पाकिस्तान में करना चाहते थे और ना ही भारत में, लेकिन पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबाइलियों की सेना को हमला करने के लिए कश्मीर घाटी की ओर रवाना कर दिया। 22 अक्टूबर को कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और 26 अक्टूबर तक उन्होंने उरी और बारामूला भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने सेना भेजने से पहले विलय की शर्त रखी और 26 अक्टूबर ही वो तारीख थी जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 1948 में कश्मीर में जंग का ऐलान कर दिया। भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए, जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ। कश्मीर में जो जहां बैठा था वो वहीं बैठ गया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे LOC कहा जाता है। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा किया उसे ही POK कहा जाता है। फिर 1971 में बांग्लादेश वॉर हारने के बाद पाकिस्तान ने POK को 2 हिस्सों में बांट दिया और गिलगित बाल्टिस्तान रीजन को पाकिस्तान से अलग कर नॉर्दर्न एरिया नाम दे दिया गया और बाकी बचा हिस्सा कहलाया आज़ाद कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत की बात की जाए तो आज भारत के पास जम्मू कश्मीर रियासत का 60% हिस्सा है, पाकिस्तान के पास 30% और चीन इसके 10% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। अब यहां हमारा यह जानना जरूरी है कि भारत ने POK के लिए अब तक क्या क्या किया। सबसे पहले 22 फरवरी 1994 को भारत सरकार ने सर्वदलीय सहमति से एक प्रस्ताव जारी कर POK को भारत का अभिन्न अंग माना। वहीं कश्मीर को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दिसंबर 2023 में अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक लेकर आए, जिनमें शामिल थे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इन विधेयकों को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई ने कहा था कि भाजपा राम मंदिर और धारा 370 जैसे अपने ज्यादातर वादे पूरे कर चुकी है और अब अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो POK को मुद्दा बना सकती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत POK को वापस ले सकता है। इसमें हमें 2 फैक्टर्स पर नजर मारनी होगी, पहला सेना और दूसरा चीन। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत POK के लिए पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे चीन का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के CPEC प्रोजेक्ट के लिए बन रहा हाईवे POK से ही होकर गुजरता है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि POK भारत के पास चला जाए और उसका प्रोजेक्ट रुक जाए।
दूसरा कारण है पहाड़ों में लड़ी जाने वाली जंग। असल में जंग का एक गणित होता है जिसके मुताबिक अटैकर और डिफेंडर का रेशो 3:1 होता है, यानी 3 अटैक करने वालों के खिलाफ 1 डिफेंड करने वाला काफी है। लेकिन पहाड़ी जंग में ये रेशो 9:1 हो जाती है, यानी अगर जंग होती है तो भारत को पाकिस्तान के 1 सैनिक के खिलाफ 9 सैनिक खड़े करने होंगे। इसके अलावा हमें इस और भी ध्यान देना होगा कि क्या भारतीय सेना 2 मोर्चों पर जंग लड़ सकती है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे जनरल एमएम नरवणे ने अगस्त 2023 में एक आर्टिकल में लिखा था कि भारत के लिए 2 मोर्चों पर जंग जीतना काफी मुश्किल है। जंग लड़ने की तैयारी के मामले में चीन हमसे 3 दशक आगे है। हमें अगर पीओके को लेना है तो सैनिक तैयारी को तेज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें रक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 3% करना होगा। फिलहाल की बात करें तो भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 1.89% है। रही बात फुल स्केल वॉर की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सेना के पास 15 दिन तक ही फुल स्केल वॉर लड़ने तक का गोला बारूद है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि पीओके का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो हमारी पहुंच सीधे अफगानिस्तान तक बाय रोड हो जाएगी। इससे सेंट्रल एशिया के देशों तजाकिस्तान जैसे नेचुरल गैस और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों तक भारत की सीधी पहुंच होगी। यही नहीं, इससे भारत चीन के सीपेक के मंसूबों पर भी पानी फेर सकता है। हालांकि जंग के अलावा शांति से भी मसला सुलझाया जा सकता है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा 1999 में लाहौर समझौता और 2001 में आगरा समझौता किया गया था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की कारस्तानियों के चलते ये समझौता वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पीओके को हासिल करने की भारत की राह अभी मुश्किल नजर आती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। और अनकट पर किस्सा अनकट की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।